हेलो वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हम स्टडी कर रहे थे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में लास्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो में मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का नॉर्मली इंट्रोडक्शन बताया था, फिर उसके बाद उसका कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, उसका यूज किस लिए किया जाता है, इस चीज को मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। फर्स्ट लेक्चर के बाद मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद जो व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी मैंने बता चुका था। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन की स्टडी कर रहा था। इंस्ट्रूमेंटेशन में लास्ट वीडियो में मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। डायग्राम के बाद मैंने आयनाइजेशन चेंबर को एक्सप्लेन किया था, जो आयनाइजेशन चेंबर होता है। आयनाइजर, आयनाइजेशन चैम्बर भी कह सकते हैं, आयनाइजेशन, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद आता था फ्रेगमेंटेशन। तो इस वीडियो में हमें फ्रेगमेंटेशन की स्टडी करनी है कि फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए, जब जो सैंपल होता है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल सैंपल में क्या होता है, सैंपल जो बनता है, मतलब जो सैंपल्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। काफी सारे उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद ही हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिलता है, सैंपल हमें मिल जाता है। सैंपल को सबसे पहले हमने इंजेक्टर में इंजेक्ट किया था। इंजेक्टर के बाद वो आयोनाइज्ड हो रहा था, लेकिन आयोनाइज सबसे पहले वेपोराइजेशन हो रहा था। वेपोराइजेशन में जो हमारे पास जो सैंपल था सॉलिड था या लिक्विड फॉर्म में था, तो वो वेपोराइजेशन चैम्बर के द्वारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो रहा था। गैसेस के बाद फिर उसके बाद जब वो आयनाइजेशन चैम्बर में जा, मतलब आयनाइजेशन चैम्बर ही था वो, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे मूव करता है, उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट की बम्बार्डमेंट हो रही थी। बम्बार्डमेंट के बाद इलेक्ट्रो जो मॉलिक्यूल्स था मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो रहा था। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद उसका उसका जो फ्रेगमेंटेशन होता है, मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन होता है। देखिए, पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, सॉरी सेकंड लेक्चर देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज आपकी समझ में नहीं आ सकता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाले लेक्चर में सब काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर दूसरे वाले लेक्चर में, क्योंकि ये वाला जो है ना दूसरे लेक्चर का ही पार्ट्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन का ही ये पार्ट्स है, ये वाला लेक्चर जो है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर आयन को वो ब्रेक कर देता है, काफी सारे पार्ट में डिवाइडेड कर देता है। उसके बाद वो पॉजिटिव आयन ही बना लेता है। फिर उस आयन की क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है, उसके मास को डिटरमाइन किया जाता है। मास को डिटरमाइन करने के बाद, आयन के मास को डिटरमाइन करने के बाद उनको सेपरेट कर लिया जाता है। डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट करने के बाद उनको सेपरेट कर लिया जाता है, जिसके द्वारा हमें एक पीक मिल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है और उनका मास क्या क्या है, उस पर चार्ज कितने प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हमें कंफर्म हो जाती है। मच्छर। तो फ्रेगमेंटेशन से समझ में आना। फ्रेगमेंटेशन के बाद जब आयनाइज्ड हो जाता है, जब मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो जाता है, मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कन्वर्ट होने के बाद उसका फ्रेगमेंट किया जाता है। तो वहां पे थ्योरी में लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर molecule to convert into molecular ion approximately at electron volt to 15 electron volt। वो कह रहा है, जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के द्वारा जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, उसके लिए जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, उसमें जो एनर्जी होती है 17 इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास तकरीबन 50 या 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम ज्यादा होती है। अब जो एनर्जी ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूलर आयन को फ्रेगमेंट करता है, फ्रेगमेंट करने के लिए यूज की जाती है, और जो मॉलिक्यूलर आयन होता है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद वो एसिलेरेशन चैम्बर में जाती है, और एसिलेरेशन चैम्बर में बताऊंगा। तो अब ये आ गई अप्रोक्सीमेटली 8 इलेक्ट्रॉन से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नीड होती है, वो चीज यहाँ पे इसलिए लिखी है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर आयन approximately at electron volt to 15 electron volt, but bombardment of electron have to 17 electron energy।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देन द एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रेगमेंट द मॉलिक्यूलर आयन in free radical positive ion and neutral, but mass spectrometry only detect the positive ion. Then molecular ion pass in the acceleration chamber. वो कह रहा है जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो मोलिकुलर आयन को फ्रेगमेंट कर देती है, ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन में ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल में भी, न्यूट्रल में भी। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जिसका यूज किया जाता है सिर्फ पॉजिटिव आयन को ही डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, बाकी को वहीं रहने देता है या डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव वाले आयन होते हैं वही डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, वही आगे की साइड मूव होते हैं। कि the extra energy fragmenting the molecular ion in free radical positive ion या neutral ion, but mass spectrometry only detect the positive ion। लेकिन mass spectrometry सिर्फ positive ion को डिटेक्ट करती है, वो चाहे किसी भी आयन में उसको फ्रेगमेंट करना है, लेकिन वो पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करेगी, उसका ही आपको पीक देखने को मिलती है। देन मोलिकुलर आयन पास इन द एक्सीलरेशन चैम्बर, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन चैम्बर में कर चला जाता है। एक्सीलरेशन जो चैम्बर होता है, एक्सीलरेशन जो चैम्बर होता है वहां पर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, दो स्लाइड होती है, दो स्लाइड के बीच के पार्ट को एक्सीलरेशन चैम्बर कहते हैं। एक्सीलरेशन चैम्बर में इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। लेकिन जैसे ही आयन ये आगे की साइड मूव करता है, पहला इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव से रिपेल करता है तो उसकी जो मोलिकुलर आयन होता है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है। मूव होने के बाद जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है, मैग्नेटिक फोर्स वहां अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होने के बाद उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। एक्सीलरेशन चैम्बर, इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन एक्सीलरेशन चैम्बर when molecule enter into acceleration chamber, then acceleration potential applied on the molecule, then acceleration potential applied on the molecule, then deflect the molecule। ये कह रहा है कि जैसे एक्सीलरेशन चैम्बर में इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन एक्सीलरेशन चैम्बर, एक्सीलरेशन चैम्बर में इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल एंटर इनटू एक्सीलरेशन चैम्बर, देन acceleration potential applied on the molecule, then acceleration potential applied on the molecule, then deflect the molecule या forward direction forward the molecule। ये कह रहा है कि जैसे ही जो एक्सीलरेशन चैम्बर होता है वहाँ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही सैंपल एक्सीलरेशन चैम्बर में जाता है, सॉरी मोलिकुलर आयन एक्सीलरेशन चैम्बर में जाता है, वहाँ पे जैसे वो एक्सीलरेशन फील्ड अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियल अप्लाई एक्सीलरेशन पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है, वो उसके इलेक्ट्रोड द्वारा होता है। इलेक्ट्रोड की वजह से वहां पे जो रिपल्सन जो होता है, पॉजिटिव रिपल्सन होने के कारण पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली थोड़ा स्पीड से मूव हो जाता है, स्पीड से जाता है। फिर उसके बाद जब वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाता है, वहां से वो एकदम डिफ्लेक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के पास जाते ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। जो डिफ्लेक्ट होता है वो मैनी रेडियस के द्वारा, रेडियस पाथ उसका डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर आयन का। वो रेडियस पाथ जो डिफरेंट होता है उसके मास के बेस पर होता है। मास का चार्ज किसी का कम होता है, किसी का मैक्सिमम होता है। जिसका मास ज्यादा होता है वो कम डिफ्लेक्ट होता है, जिसका मास कम होता है मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइटर वेट इजीली डिफ्लेक्ट हो जाता है और ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो थोड़ा डिफिकल्टली डिफ्लेक्ट होता है, और जब वो डिटेक्ट किया जाता है, जिसका मास सबसे ज्यादा होता है वो सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, जिसका मास कम होता है वो सबसे बाद में डिटेक्ट किया जाता है। तो उसके एक्सीलरेशन चैम्बर के बाद वो डिटेक्शन में पहुंच जाता है। डिटेक्शन, आयन आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन। अब देखिए, जब एक्सीलरेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो डिफ्लेक्टेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। आयन आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन। वो कह रहा है कि जो डिफ्लेक्शन होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन
ये डिफ्लेक्शन जो होता है मास ऑफ द आयन, जो आयन का मास होता है, द्रव्यमान होता है, उस पर डिपेंड होता है। एंड चार्ज होता है, जो आयन का आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उस पर डिपेंड होता है। उसके बेस पे ही वो डिफ्लेक्ट होता है। कौन सा डिफ्लेक्ट सबसे पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा कम डिफ्लेक्ट होगा, कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, वो एकदम से मुड़ जाता है, मतलब डिटेक्शन की साइड मूव करता है एकदम, या तो देर से मूव करेगा डिटेक्शन की साइड, या जल्दी मूव करेगा। वो सिर्फ जैसे मैंने दिखाया था ना, एक मिनट में दिखाया था, ये डिटेक्शन का मतलब ये होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डायग्राम को फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये थ्योरी भी आपके लिए हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से मॉलिक्यूलर आयन यहाँ से एसिलेशन चेंबर से आगे की ओर जाता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगे हुए होते हैं जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स के संपर्क में ये आता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ये नीचे की साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये इस तरीके से। जो M2 है सबसे जल्दी डिफ्लेक्ट हुआ, M1 उसके बाद डिफ्लेक्ट हुआ, M सबसे बाद में डिफ्लेक्ट हुआ है, सबसे ज्यादा M2 डिफ्लेक्ट हुआ, सबसे कम M डिफ्लेक्ट हुआ। M का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, M2 का सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन जो डिटेक्ट किया जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, M सबसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा, M2 सबसे लास्ट में। तो ये चीज उसमें बता रहा है डिटेक्शन में कि डिटेक्शन डिफ्लेक्टेड बाय आयन आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन। आयन के मास पर प्रेजेंट होता है और चार्ज आयन जो आयन होते हैं उसके चार्ज पर डिपेंडेंट होता है। मास ऑफ द आयन, लाइटर आयन आर मोर डिफ्लेक्टेड देन हैवियर आयन। वो कह रहा है कि मास ऑफ द आयन, जो आयन का मास होता है उस पर जो डिपेंडेंट होता है, जो लाइटर आयन होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्टेड होते हैं, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो ज्यादा डिफ्लेक्टेड होते हैं कंपैरिजन टू उसके जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है तो वो कम डिफ्लेक्ट होते हैं। कम का डिफ्लेक्ट का मतलब है वो बाद में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो लेकिन डिटेक्ट सबसे पहले किए जा रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एग्जांपल उसने दी है, CH4 का मास की अगर हम बात करें, कार्बन का 12 मोलिकुलर वेट होता है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 होता है। यहाँ पे 16 मोलिकुलर वेट इसका आ जाता है, जो मेथेन का होता है। मेथिल के लिए बात करें तो मेथिल का मोलिकुलर वेट 15 होता है, जिसकी वजह से मेथेन का मोलिकुलर वेट मैक्सिमम होता है, मेथिल का कम होता है। मेथिल जो होता है ज्यादा डिफ्लेक्ट होएगा, मेथेन कम डिफ्लेक्ट होएगा। मेथेन को मेथेन सबसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा, मेथिल सबसे बाद में, मतलब सबसे बाद में डिटेक्ट किया जाएगा। चार्ज होता है, आयन के बेस पे भी डिफ्लेक्शन होता है। यदि किसी पर सिंगल चार्ज होता है, वो सिंगल चार्ज जो होता है वो लेस डिफ्लेक्टेड होता है, मतलब उसको सबसे पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है। जिस पे डबल चार्ज होता है वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाता है और ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। ज्यादा डिफ्लेक्ट होने की वजह से उसको बाद में डिटेक्ट किया जाता है। चार्ज होता है 2 या मोर देन 2 पॉजिटिव आयन मोर डिफ्लेक्टेड। वो कह रहा है कि जिस पे 2 चार्ज होते हैं या जिस आयन पे मोर देन 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड होता है। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड होने की वजह से उसको बाद में डिटेक्ट किया जाता है। बट 1 पॉजिटिव आयन लेस डिफ्लेक्टेड, जिसके पास एक पॉजिटिव आयन होता है वो थोड़ा कम डिफ्लेक्ट होता है और वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो ये चीज आ गई। फिर उसके बाद आ जाइए, बात करते हैं डिटेक्शन या डिटेक्टर। अब यह बात क्या चल रही थी, एक्सीलरेशन चेंबर में चल रही थी। एक्सीलरेशन चेंबर के बाद डिफ्लेक्ट हो रहा था। डिफ्लेक्शन पे हम बात कर रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, डिफ्लेक्शन 2 टाइप का था। डिफ्लेक्शन जो डिपेंडेंट था मोलिकुलर ऑफ द मास पर डिपेंडेंट था और मोलिकुलर ऑफ द आयन पर डिपेंडेंट था, चार्ज पर डिपेंडेंट था। फिर उसके बाद आ जाता है डिटेक्शन। अब इसको डिटेक्ट किया जाता है। नाउ मोलिकुलर आयन डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर एंड देन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई बाय एम्पलीफायर एंड रिकॉर्ड द डाटा। नाउ मास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इन द वर्टिकल लाइन। वो कह रहा है कि डिटेक्टर, उसके बाद सबसे पहले कौन सा आयनाइजेशन चेंबर था, आयनाइजेशन चेंबर में ही फ्रेगमेंटेशन हुआ। फिर उसके बाद एसिलेशन हुआ, एसिलेशन के बाद
एक्सीलरेशन के बाद डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन डिपेंडेंट हुआ, किस पे डिपेंडेंट हुआ, चार्ज आयन पे डिपेंडेंट हुआ और उसके मास पर डिपेंडेंट हुआ। फिर उसके बाद डिटेक्शन आता है। डिटेक्शन का क्या है, वो मॉलिक्यूलर आयन को डिटेक्ट कर लेता है। नाउ मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्ट बाय डिटेक्टर, मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उस पर डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है डिटेक्टर एम्पलीफायर के द्वारा। डिटेक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही अप्लाई किया जाता है उसके बाद हमें स्क्रीन में एक स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाता है। वो जो स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाता है जो वर्टिकल लाइन में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये चीज यहाँ पे इसने लिख दी। नाउ मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्ट बाय डिटेक्टर एंड डायरेक्ट एंड देन, और फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई बाय एम्पलीफायर एंड रिकॉर्ड द डाटा। नाउ मास स्पेक्ट्रम इज obtained in the vertical line। ये हुआ स्पेक्ट्रम, दिखा देता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें एक स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। जहाँ पे डिटेक्टर है ना, डिटेक्टर के बाद ही हमें स्पेक्ट्रम बनाना पड़ता है। नहीं, पहले अब हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं, मास स्पेक्ट्रम को हम बाद में दिखा देते हैं। मास स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनता है, तो डिटेक्टर आ गया, डिटेक्टर के बाद अब उसको हमें जो कैलकुलेट किस तरीके से करना होता है, क्या कहते हैं उसको, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये वाला पोर्शन जो मैथमेटिकली है, चाहो तो लिख सकते हो और मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर किसी से कैलकुलेशन कभी कभी मैथमेटिकली पूछ भी लेता है, कैलकुलेट द मास मॉलिक्यूलर आयन, कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन के मास को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कभी कभी पूछ लेता है। तो मैं इसका सोल्यूशन एक मिनट बता देता हूँ। क्या कहते, कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसिलेटेड आयन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसिलेटेड आयन। जैसे ही क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है आपका एसिलेटेड चैम्बर में जाता है, एसिलेटेड चैम्बर में जैसे ही जा रहा है, वहां पे एसिलेरेशन पोटेंशियल उस पर अप्लाइड किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है। जहां पे हमें जो एक इक्वेशन देखने को मिलती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसिलेटेड आयन 1/2 mv² इज इक्वल टू ev, v कैपिटल बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। जहां पे m मास ऑफ द आयन है, v वॉल्यूम वेलोसिटी ऑफ द आयन है, e चार्ज ऑफ द आयन है। यहाँ पे कैपिटल v जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन। डिफ्लेक्शन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोट बाय h। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसको h से डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जो अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है h ev इज इक्वल टू mv² अपॉन r, यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन ही आ जाती है, h ev इज इक्वल टू mv² अपॉन r। h जहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, e वही चीज होता है, क्या बोलते, चार्ज ऑफ आयन होता है, v क्या होता है, v जो कैपिटल V होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मास ऑफ द आयन और चार्ज ऑफ द आयन। m मास ऑफ द आयन, v वेलोसिटी ऑफ द आयन, r रेडियस ऑफ द पाथ। जो रेडियस होती है, जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो डिफरेंट रेडियस ऑफ पाथ के द्वारा ही तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। उनकी सबकी रेडियस जो होती है अलग अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत कोई सा मॉलिक्यूलर आयन तो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहा है, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बेस पे उसकी रेडियस अलग आ जाती है। अब उसके बाद जैसे इक्वेशन 2 आ जाती है, इसकी हमें स्क्वायरिंग करनी होती है, दोनों को इसे दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद h स्क्वायर e स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर तो v4 आ जाएगा, v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब v स्क्वायर हमारे पास ये भी है, ये भी है, इसको इससे कट कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ v स्क्वायर बचेगा। h स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर जो 4 होती है, हमें अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है उसको रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। ये चीज हमने यहाँ लिखी, रीअरेंज द इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इन द इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 को mv² इज इक्वल टू 2ev, बस इसका यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे e की यहाँ पे e के e से पहले ले लेना है। ये आ गई, कहाँ इक्वेशन, ये h स्क्वायर mv² इज इक्वल टू 2ev। फर्स्ट इक्वेशन, फॉर इक्वेशन h स्क्वायर e स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
अब इन दोनों को जब एक दूसरे के में पुट किया जाता है तो mv स्क्वायर यहाँ से कट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 2ev बचता है, h स्क्वायर e स्क्वायर बचता है, यहाँ पे सिर्फ एक m बचता है हमारे पास अपॉन r स्क्वायर बचता है। इस इक्वेशन को उतार लीजिए, यहाँ पे उतार लिया हमने, जो हमारे पास बचा हुआ है h स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू m 2ev अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक e है, यहाँ पे e स्क्वायर है, यहाँ से भी एक e कट जाता है, तो हमारे पास सिर्फ एक e भी यहाँ पर बचता है। h स्क्वायर e इज इक्वल टू m2v अपॉन r स्क्वायर। ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इसको हमें रीअरेंज कर लेना है। इक्वेशन नंबर 5 को रीअरेंज करिए, e अपॉन m अपॉन e मास ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2v। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 5 आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई है, जिसके बेस पे हम मॉलिक्यूलर ऑफ द आयन, मॉलिक्यूलर ऑफ द चार्ज को डिटरमाइन करते हैं इस इक्वेशन के बेस पे। तो हम ये तो अगर किसी से पूछ लेता है कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन के मास को कैलकुलेट कीजिए, या कह सकता है कि वो डिटरमाइन द हाउ टू रीच मॉलिक्यूलर आयन, डिटरमाइन द हाउ टू रीच मॉलिक्यूलर आयन इन डिटेक्टर, कि उसे डिटरमाइन कीजिए कि मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्टर में कैसे पहुंचता है, डिटेक्टर में वो कैसे पहुंच रहा है, मास तथा चार्ज के बेस पे पहुंच रहा है। जब हम उसको मास को डिटरमाइन कर रहे हैं एक्सीलरेशन चेंबर के बाद, जब वो डिटेक्टर में जा रहा है ना, तो उस मास के बेस पे जा रहा है। डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन किसके बेस पे हो रहा है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट तथा चार्ज के बेस पे हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो कम डिफ्लेक्शन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसके बेस पे हम उसको डिटेक्ट उसी के बेस पे तो करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन के मास को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, या डिटरमाइन द हाउ टू रीच मॉलिक्यूलर आयन इन डिटेक्टर, कि उसको डिटरमाइन कीजिए कि मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्टर तक कैसे पहुंचता है। तो वहां पे तब हमें ये सॉल्यूशन लिखना है जरूरी। अगर इंस्ट्रूमेंट्स देता है, टाइम होता है तो लिख लीजिए, नहीं है तो मत लिखिए, इसको लास्ट में भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इस मास स्पेक्ट्रम को, एक मिनट हम मास स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। मास स्पेक्ट्रम, यहाँ पे मास स्पेक्ट्रम पे हमने एक एग्जांपल ले लिया न्यू पेंटेन। मास स्पेक्ट्रम को सबसे लास्ट में लेते हैं, मास एनालाइजर को ले लेते हैं। टाइप ऑफ मास एनालाइजर, जो मास एनालाइजर होते हैं, जो मास को एनालाइज करते हैं, जो मास का पता लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बाद ही तो मास का पता चलता है, वहां तो डिफ्लेक्शन पता चल रहा है कि डिफ्लेक्शन कौन सा। उसके बाद मास एनालाइज किया जाता है। मास एनालाइज जो किया जाता है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ मास एनालाइजर। मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा भी मास एनालाइज किया जाता है। डबल फोर्सिंग मास एनालाइजर, जो डबल फोर्सिंग मास होता है, डबल फोर्सिंग मास एनालाइजर होता है, डबल फोर्सिंग के द्वारा मास एनालाइजर होता है। क्वाड्रापोल मास एनालाइजर होता है, ये भी एक क्वाड्रापोल के द्वारा मास को एनालाइज किया जाता है। टाइम ऑफ लाइट मास एनालाइजर, टाइम ऑफ लाइट के द्वारा मास एनालाइज किया जाता है। FTICR के द्वारा ही मास को एनालाइज किया जाता है। ये मास एनालाइजर हो जाएगा। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके बेस पे हमें मास एनालाइज हो रहा है। तो इसी प्रकार की 4-5 टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा मास को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद मास स्पेक्ट्रम आ जाता है। अब मास स्पेक्ट्रम जो होता है, थ्योरी पीछे से मास स्पेक्ट्रम क्या था। मास स्पेक्ट्रम एक ग्राफ था जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के परफॉर्मिंग के द्वारा ऑब्टेन हो रहा था। ये मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया, न्यूटन दिया मास स्पेक्ट्रम के लिए। मास स्पेक्ट्रम को मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में ही बता दिया है। तो यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया न्यूटन। यहाँ पर उसने कार्बन से 4 मेथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गए, इसको हम कह सकते हैं न्यूटन भी कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल हुआ। मॉलिक्यूल पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे 17 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें कार्बन कैटायन यहाँ पे मिल जाता है, रेडिकल कैटायन मिल जाता है, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पर हमें मिल जाता है। मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 72 होता है। 72 कैसा होता है, कार्बन के नंबर 5 होते हैं, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 5 कार्बन के लिए 60 मॉलिक्यूलर वेट हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, 12 हाइड्रोजन के लिए 12 हुआ, तो 12 और 60 72 मॉलिक्यूलर वेट इस मॉलिक्यूलर आयन का हमें मिल जाता है।
अब मोलिकुलर आयन ये तो सिर्फ किस में आयनाइज चैम्बर में ही हो रहा है। जो आयनाइज चैम्बर है, आयनाइजेशन चैम्बर है, उसमें ये क्या हुआ, मोलिकुलर आयन में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के द्वारा। अब मोलिकुलर आयन का ही फ्रेगमेंट्स होता है आयनाइजेशन चैम्बर में ही। अब जैसे ये फ्रेगमेंट होता है, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हुआ, यहाँ पे C5H12 का ये आयन है, रेडिकल जो हमारा है। अब जैसे एसिलेशन चैम्बर में जा रहा, सॉरी, जो आयनाइजेशन चैम्बर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हो जाता है। ये मोलिकुलर आयन काफी पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिसमें से कुछ C4H9 में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ C3H5 में डिवाइड होते हैं, कुछ C2H5 बन जाते हैं, कुछ C2H3 बन जाते हैं। ये किस तरीके से बनते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कीजिए, उसमें हम आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मली ये देख लेते हैं, मास ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन की वैल्यू। C4H9 की जो मोलिकुलर मास होता है या मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड का मोलिकुलर वेट होता है वो 57 होता है। 57 कैसे होता है, कार्बन बताया ना, कार्बन का जो मोलिकुलर वेट होता है 12 होता है, 4 कार्बन के लिए 12 चौके 48 होता है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 मोलिकुलर वेट होता है, 9 हाइड्रोजन के लिए 9 होता है, 12 चौके 48, 48 से 9 और 2 50, 50 से 57 मोलिकुलर वेट यहाँ पर हमारा C4H9 के लिए आ जाता है। C4H9 मोलिकुलर आयन के लिए आ जाता है। C3H5 की अगर हम बात करें 12 से 36 होगा, 36 5 41 यहाँ पर मोलिकुलर वेट आ जाता है। वहीं C2H5 की अगर हम बात करें 29 आएगा। 29 कैसा आएगा, कार्बन 2 है, कार्बन के लिए मोलिकुलर वेट 12 होता है, 2 कार्बन के लिए 24 होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 5 हाइड्रोजन के लिए 5 होगा, 24 5 29। तो मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड C2H5 मोलिकुलर आयन के लिए मोलिकुलर वेट 29 होता है। मोलिकुलर ऑफ द मास आयन, मास ऑफ द आयन का जो मास होता है, मास भी कह सकते हैं आप, इसको द्रव्यमान भी कह सकते हैं, मोलिकुलर वेट भी कह सकते हैं, 29 है। C2H3 का 27 होता है। अब इसके बाद जब ये फ्रेगमेंट में डिवाइडेड हो जाता है, उसके बाद एसिलेशन चैम्बर में जैसे जाता है, सिर्फ पॉजिटिव आयन ही आगे की साइड में होते हैं, बाकी वो नहीं होते, जो न्यूट्रल होते हैं, रेडिकल होते हैं, वो वहीं के वहीं होल्ड हो जाते हैं, या वो वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। फिर इन्हीं जो मोलिकुलर आयन पॉजिटिव आयन होते हैं, इनको डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन के बाद जैसे डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसके मोलिकुलर मास के बेस पे उसका स्पेक्ट्रम मिल जाता है। यहाँ पे हमें बेस मिल जाता है, जो बेस होता है, एक बेस है C5H12, यहाँ पे जिसका मोलिकुलर वेट 72 है, तो ये सबसे कम पे होगा। लेकिन जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है, उसकी पीक सबसे ज्यादा हाई होती है। तो उसके बाद 57 की सबसे हाई होगी, 41 की इससे कम होती है, 29 की उससे कम होगी, 27 की उससे कम होगी। जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा उसकी पीक कम दिखेगी, जिसका मोलिकुलर वेट हाई होगा उसकी पीक थोड़ी क्या दिखेगी, लो दिखेगी। यहाँ पर 10 10 ये इंटेंसिटी रिलेटिव इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम, यहाँ पे इसकी एनर्जी मिल जाती है, ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन गया। फिर उसके बाद ये बस टाइप ऑफ मास एनालाइजर भी हमने पढ़ लिया। इसको मैंने सबसे शुरू वाले लेक्चर में इसको बताया था। अगर आप मेरा दूसरा वाला लेक्चर देखोगे ना, फिर उसके बाद थ्योरी समझना आपके लिए इजी हो जाएगी, या इसको भी समझ लिया तो थ्योरी इसी से आप लिख दोगे। तो बस यह हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेक्निक, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जो टेक्निक्स होती है कि जो मास को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किन किन टेक्निक्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं।